Assalamu alaikum, dear students. Welcome again to digital platform of Valley Institute of Quality Education. Dear students, क्लास 9th के लिए हमने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज ग्रेविटेशन, जिसका बिल्कुल थंबनेल देख रहे हो। और इसमें बेटा हमने पहले लेक्चर में बात की थी ये ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर किसी स्टूडेंट ने बेटा पहला लेक्चर इसका अभी नहीं देखा तो पहले बेटा इंपॉर्टेंट है वो पहला लेक्चर आपको देखना, फिर आप इस सेकंड लेक्चर पे आ सकते हो। फिर उसमें हमने पहले लेक्चर में हमने जनरलाइज्ड लॉ की बात की थी, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस सेकंड लेक्चर में बेटा हम आज बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये कैसा फोर्स है, और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। इस यूनिवर्स में बेटा बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना इस तरह होते हैं जिनके पीछे जो कानून छुपा हुआ है, जिनके पीछे जो राज छुपा हुआ है, वो बेटा यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अगर बेटा हम बात करेंगे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हमने बोला है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे जिनका बेटा मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स इस बात से बेटा इस स्टेटमेंट से ही एक बात वहां से निकल के आती है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां पे बेटा मैंने समराइज किया है, पहली पहली जो बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। क्यों बेटा? क्योंकि इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट वाला फोर्स नहीं है। मींस अगर जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है, उनको बेटा कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। जैसे बेटा ये जो एप्पल है ये नीचे गिर रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। क्या अर्थ ने इस एप्पल को पकड़ा? क्या इस अर्थ ने इस एप्पल को बेटा फिजिकल कांटेक्ट किया? नहीं बेटा। तो यही बेटा यहां से बात समझ आती है, इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हमारे पास हैं जो कांटेक्ट वाले फोर्स है, जैसे मस्कुलर फोर्स। तो ये पेन बेटा ऊपर तभी आएगा जब मैं हाथ से इसको पकड़ूं, हाथ से कांटेक्ट करूं, तभी बेटा ये ऊपर आ जाता है। तो वो तो कांटेक्ट वाला फोर्स है। इसी तरह और एक कांटेक्ट वाला फोर्स में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो बिकॉज ऑफ रफनेस, बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, उसकी वजह से बेटा एक फोर्स वजूद में आता है जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। बट ये तो कांटेक्ट वाले हैं। बट जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट है। सर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है? नहीं बेटा, बहुत और भी फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, वो भी बेटा नॉन कांटेक्ट वाले फोर्सेस हैं। तो पहली बात आप याद क्या रखोगे, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। और दूसरी बात, ये हमेशा बेटा अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स को बेटा रिपेल कभी नहीं करता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बोलता है, हमेशा यहां पे ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर लाता है। जैसे अर्थ की ओर एप्पल जाता है और अर्थ भी एप्पल की तरफ जाती, बट इसका बेटा अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻24। अभी ये बात हम समझेंगे इस वाले चीज से, थर्ड यहां से जो प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव है। सर मतलब क्या? क्लियरिटी देंगे बेटा। जैसे अगर हम दो चार्जेस को लेते हैं या दो मैग्नेट्स को लेते हैं, नॉर्थ पोल रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बेटा अट्रैक्ट करता है। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपेल्सिव। बट ये क्या है? ये हमेशा बेटा चीजों को अपनी ओर लाता है। तू आ जा इधर, मैं भी आ जाऊं उधर। दैट मीन्स वो अट्रैक्टिव फोर्स है। डन। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। मीन्स बेटा अगर ये अर्थ इस एप्पल को बेटा नीचे की ओर ला रही है ना, फिर ये एप्पल भी बेटा ये अर्थ को अपनी ओर लाती है। बट वो तो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है।
समझेंगे यहां पे क्यों नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर दैट इज obeys Newton's third law of motion. To every action there is equivalent opposite reaction. If object A attracts object B with a force F1 and the object B attracts object A with a force F2, अगर बेटा ये यहां पे अर्थ इस पे F1 फोर्स एक्सर्ट कर रही है और एप्पल बेटा इस पे अर्थ पे F2 फोर्स एक्सर्ट करता है, ये इक्वल फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। मींस बेटा F1 जो है ये बेटा माइनस टाइम्स F2 आ जाएगा। अब समझो अच्छे से, सर अर्थ ये जो एप्पल है ना ये नीचे की ओर गिर रहा है बट अर्थ ऊपर की ओर नहीं जाती है क्योंकि अर्थ का मास बेटा ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा ना उस वाले फोर्स से बेटा वो कम एक्सेलरेट होता है, क्योंकि बच्चा हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है क्या हमने पढ़ा है F जो है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जरा बेटा आप देखते जाओ यहां पे बेटा F डिवाइड बाई A जो है वो बेटा M के बराबर आएगा ना, ठीक है। अब देखो ये इस तरह हम देखेंगे, ये F डिवाइड बाई M लिखेंगे ताकि एक्सप्लेन करेंगे हम। F डिवाइड बाई M इज इक्वल टू A। देखो यहां से मल्टीपल में था, यहां से हुआ डिवाइड। अब इसको समझो बेटा, अगर फिक्स्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है मींस जिस फोर्स से बेटा ये जो अर्थ है ना एप्पल को नीचे की ओर ला रही है उसी फोर्स से ये एप्पल भी बेटा अर्थ को ऊपर की ओर ले जाएगा। बट वैसा तो नहीं हो रहा है। देखो फिक्स्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब यहां पे समझो जिस ऑब्जेक्ट का बेटा मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट हो रहा है और अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, इसलिए बेटा इतना ही फोर्स जितना इनके दरमियान है वो काफी नहीं है इस अर्थ को नचाने के लिए, वो काफी नहीं है इस अर्थ को ऊपर ले जाने के लिए। फिर कितना फोर्स चाहिए? जितना सन और अर्थ के दरमियान है उतना फोर्स चाहिए यहां पे। बट ये फोर्स तो बहुत कम आ रहा है ना, वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे हम अर्थ और सन के दरमियान कितना फोर्स है। अर्थ नचा रही है मून को तो अच्छा खासा फोर्स अप्लाई होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल सेशन, थर्ड लेक्चर आ जाएगा बेटा इसका न्यूमेरिकल सेशन ही। बट यहां पे अगर ये एप्पल 1 kg भी मानेंगे है ना हम, तब भी यहां से बहुत कम फोर्स एग्जर्ट होता है। देखो बेटा अगर हम यहां से F इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर अगर हम मान के चलेंगे रेडियस के बराबर है, तब भी मींस अप्रॉक्स 9 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हो जाता है। बट 9 न्यूटन फोर्स बेटा काफी नहीं है इस अर्थ को ऊपर ले जाने के लिए। जैसे बेटा आप इस तरह समझो, जो गन से बेटा बुलेट निकलती है ना, गोली निकलती है, अब जो ये यहां पे गोली आगे की ओर आती है, आगे की ओर जाती है विद ग्रेट स्पीड, बट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गन भी बेटा रिकॉइल हो जाता है। क्या गन बेटा गोली की रफ्तार से रिकॉइल हो जाता है? नहीं ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है और कुछ फोर्स को बेटा वो रेजिस्ट करता है, फिर कम ही फोर्स इंपैक्ट, कम ही फोर्स बेटा हमें एक्सपीरियंस हो जाता है उसके केस में भी, ठीक है। तो दैट मीन्स उस वाले केस में भी वहां पे कम फोर्स एग्जर्ट होता है, वरना टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद रखना बेटा, अगर आपसे एग्जामिनर, अगर आपसे स्कूल वाले, यहां से टीचर आपसे बेटा ये सवाल करेंगे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, आप बोलोगे हां सर बिल्कुल बनाते हैं। फिर आपसे सवाल किया जाएगा फिर अर्थ बेटा एप्पल की ओर क्यों नहीं आती है, आपका बेटा रीजन होना चाहिए क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए जो अर्थ ऊपर की ओर नहीं आती है तो ये एप्पल को नीचे की ओर लाने के लिए उतना ही फोर्स चाहिए, बट अर्थ को ऊपर ले जाने के लिए उतना फोर्स काफी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर बेटा मोटा सा बंदा है और पतला सा बंदा है, मोटे वाले बंदे पे पतले वाले बंदे पे सपोज 5 न्यूटन मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, वो हवा के झोंके की तरफ निकल जाएगा। बट इस मोटे वाले बंदे पे वही 5 न्यूटन वो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। फिजिक्स टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए बेटा वो हिलने का नाम नहीं लेता है, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। अब जो बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको बच्चा हम नाम देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। चूंकि बेटा इसमें मसला क्या हो रहा है, इसमें जो फॉर्मूला बेटा आ जाती है ना,
फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइड बाय बेटा आर स्क्वायर। तो जहां पे डिवाइड में यहां पे ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है, बट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस तरह के लॉ जो फिजिक्स में हमें होते हैं उनको हम एक चिंटू सा नाम और एक देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हैं, जो आगे आप बेटा 12th क्लास में देखोगे, उसमें भी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हैं कि Q1 Q2 डिवाइड में बेटा आर स्क्वायर। तो यहां पे जब भी फोर्स बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बट ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनको बेटा हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्स। ठीक है बेटा। अब फिफ्थ पॉइंट है यहां पे, देखो बेटा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। अगर नेचर में ब्रॉड सेंस में बात करेंगे, नेचर में बेटा तीन फोर्सेस है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इनको बेटा हम बोलते हैं फोर फंडामेंटल फोर्सेस। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही बेटा प्लैनेट्स को जोड़ के रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम अर्थ पे ही रह पाते हैं, इसकी भी इंपॉर्टेंस भी हम देखेंगे। दूसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दूसरा बच्चा यहां पे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरा फंडामेंटल फोर्स है। तीसरा यहां पे है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ वाला जो यहां पे फंडामेंटल फोर्स है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो बच्चा न्यूक्लियर फोर्स। अब जो इनमें यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सर क्या मतलब सबसे वीकेस्ट फोर्स है? पहले यहां पे थोड़ा आइडिया दूंगा। देखो बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन जो चार्ज की वजह से फोर्स आ जाता है, जो मैग्नेट में भी होता है, जो चार्ज इन मोशन में भी होगा, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स मींस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी डिके प्रोसेस में बीटा इमिशन वगैरह हो जाता है, जो आप आगे पढ़ोगे। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के दरमियान जो बेटा यहां पे फोर्स होता है, उसको बेटा हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देख बच्चा इसका मैं अगर यहां पे थोड़ा बहुत और बातें करूं, इसकी अगर मैं और बातें करूं, आपको पता है आपको पता है न्यूक्लियस में बेटा यहां पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स बहुत सारे हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब न्यूट्रॉन का बेटा न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रल चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं है। बट जो ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा रिपेल करता है, बट न्यूक्लियस तो नहीं फटता है। अगर यहां पे न्यूक्लियस बेटा बाइंड नहीं रहता, फिर कोई चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि न्यूक्लियस ही ब्रेक डाउन हो जाता। बट रब ने इसमें क्या और एक फोर्स रखा है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बेटा ओवरकम करता है, जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बेटा ओवरकम करता है। और प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन के दरमियान यहां पे एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सिर्फ न्यूक्लियस के दरमियान ही होता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। बट अगर यहां पे एटॉमिक नंबर जब बढ़ जाता है, ये न्यूक्लियस बेटा अनस्टेबल बन जाता है। एग्जांपल ग्रेटर देन 83 एटॉमिक नंबर जब बनता है, उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा डोमिनेंट होता है और अनस्टेबल बनता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ब्रेक होता है। उस वक्त बेटा उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस। उस वक्त एक और फोर्स वजूद में आता है जिसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट इन सब में बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट है। अब मैं इनको मिसालों से समझाऊंगा ये किस तरह वीकेस्ट है। देखो बेटा अगर इस पेन को मैं ऊपर उठा पा रहा हूं, मीन्स मैं मस्कुलर फोर्स बेटा एक्सर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है ये ऊपर आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स बेटा कम पड़ रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स था ना इसको नीचे की ओर, तो वो तो मस्कुलर फोर्स से भी वीक है, क्योंकि मैंने तो ये ऊपर उठाया। इसी तरह
अगर हम बेटा मैग्नेट से आयरन नेल ऊपर उठाते हैं तो मैग्नेट बेटा यहां से मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, बट आयरन नेल जब ऊपर आता है तो नीचे वाला फोर्स बेटा कम पड़ गया ना। इससे बेटा बात साबित हो गई ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये यहां पे वीक यहां पे है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीक है एज कंपेयर टू यहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी। इसी तरह जब हम कॉम करते हैं फिर पीस ऑफ पेपर को वो कॉम अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब है नीचे वाला फोर्स कम पड़ गया ना, तो जो कॉम में चार्ज आता है, जो फोर्स एग्जर्ट करता है, उसी को बेटा हम नाम देते हैं ना क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे मस्कुलर फोर्स इज आल्सो स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा यहां पे जनरलाइज हमने किया है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। बट अगर ये वीकेस्ट फोर्स है ना, बट लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये न्यूक्लियंस तक ही महदूद है, न्यूक्लियस के बाहर ये एग्जिस्ट बेटा नहीं करते हैं। तो यहां पे बेटा इसीलिए हमने लिखा इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। ये इतना लॉन्ग रेंज फोर्स है, अगरचे ये वीक हैं, अगरचे ये वीक हैं, बट यूनिवर्स का जो भी फंडा, जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, ये बेटा इसी यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। मींस ये ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा गैलेक्सीज तक यहां पे इसका रेंज है। मींस के जो ये सन है, ये मरकरी को भी नचा रहा है, वीनस को भी नचा रहा है, अर्थ को भी नचा रहा है, मार्स को भी, जुपिटर को भी, सैटर्न को भी, यूरेनस और नेपट्यून को भी, मींस के बहुत दूर तक। वरना अगर हम एग्जाम्पल यहां पे बोलेंगे, जो अर्थ है और सन है इसके दरमियान 150 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है, तब भी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स अगरचे ये वीक है, ये बोल रहा है अगरचे मैं कमजोर हूं बट बहुत दूर तक जा पाता हूं। यहां पे बहुत दूर तक इसका रेंज है, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसलिए क्या हम बोलते हैं, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। फिर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। अगर हम मीडियम चेंज करेंगे, दैट मीन्स बेटा अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान इसका मास है m1, इसका मास बचा है m2, और इनके दरमियान अगर 10 न्यूटन फोर्स आया, ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्टिव, ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है इसको आ जा मेरे पास, ये बोल रहा है आ जा मेरे पास, तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज। और इसमें अगर 10 न्यूटन है, इनके दरमियान अगर आप रखो पानी, हां बिल्लू 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 पानी आप रखो इनके बीच में, इस ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेटा कोई असर नहीं पड़ता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ इन चेंज इन मीडियम बिटवीन देम, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। डन। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, मींस कि इसकी यहां पे सेंटर टू सेंटर, यहां से यहां तक सेंटर टू सेंटर ये अप्लाई हो जाता है बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे इसकी यहां पे यहां से ये अप्लाई हो रहा है, मींस सेंटर यहां से सेंटर पे बेटा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो ये बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे बट लॉन्ग रेंज फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे ये इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेंट्रल फोर्स है। और हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये याद रखना। अब यहां पे और एक सब टॉपिक आया इस लेक्चर का, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब यहां से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, ये अट्रैक्टिव है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस अगर हम बोलेंगे, यही प्लैनेट्स को बेटा ये रिवॉल्व करा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स। देखिए बेटा, जब भी कोई चीज हम चाहते हैं वो सर्कुलर पाथ अटेन करना चाहिए, उस पे बेटा एक फोर्स अप्लाई जरूर होना चाहिए, दैट इज यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड हियर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बातें आती है समझ बेटा मिसालों से। हम यहां पे एक एग्जांपल देंगे, अगर हम किसी थ्रेड से बेटा किसी स्टोन को बेटा रिवॉल्व कराएंगे, किसी स्टोन को क्या कराएंगे, रिवॉल्व, जैसे यहां पे है। अब अगर यहां पे, और जब हम रिवॉल्व करेंगे, इसमें जो रस्सी में टेंशन आ जाता है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें आ जाता है। और साथ ही याद रखना,
जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ना, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे एग्जिस्ट आ जाता है। और एक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मींस ये बॉडी चाहती है इसको अंदर की तरफ रखना, सेंटर की तरफ रखना, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको चाहता है कि बाहर की तरफ जाना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, उस वक्त बेटा दो फोर्सेस वजूद में आते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। जब ये बेटा बैलेंस में रहते हैं, फिर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट चलता रहता है। जैसे देखो बेटा, अगर अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को हमने मोशन मीन्स के सर्कुलर पाथ में यहां से कुछ सपोज फोर्स अप्लाई किया है। अब बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो चाहता है कि उसी डायरेक्शन में जाना, इस डायरेक्शन में जाना, बट हम क्या करते हैं, इसको इस सिटिंग की वजह से इसको हम बोलते हैं नहीं आप सेंटर की ओर आ जाओ। देखो ये आया ना, यहां पे जब ये बॉडी आई तो ये टुवर्ड सेंटर ही आई ना, असल में ये चाहती थी यहां की ओर जाना टेंजेंशियली, बट ये हम इस तरह इसको घुमा रहे हैं और ये बेटा सर्कुलर पाथ अटेन करता है। इसी तरह बेटा सन भी प्लैनेट्स को इसी तरह नचा रहा है। और यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, यहां से देता है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है ना, हमेशा सेंट्रीपिटल मींस कि वो सेंटर की ओर रखना चाहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है, और साथ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको चाहता है कि बाहर, यहां से बाहर निकालना। बट जब ये बैलेंस में रहते हैं तो बॉडी सर्कुलर पाथ अटेन करती है। जैसे अगर कोई सपोज डांसर वगैरह या कोई गर्ल वो जो रोटेट करती है एक पोजीशन पे डांसर, तो उसका जो यहां से उसके जो कपड़े वगैरह है ना वो फैल जाते हैं ना दूर, ठीक है, तो दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पे आ जाता है। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर में है, मींस बैलेंस में है, तब बेटा ये कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ अटेन करेगा। अब देखो इसमें बहुत मजेदार बात है, आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी मैं एक एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा। अगर बेटा आप कोई बकेट आप उठाओगे, ठीक है, बकेट में पानी है, फिर उसको रिवॉल्व इस तरह करो, जब ये बकेट ऊपर टॉप तक भी होगा और इन्वर्टेड पोजीशन पे होगा, पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर में है। और बट सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर में आना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है बेटा स्पीड पे, तो अच्छी खासी स्पीड देनी है। जैसे बेटा आपको मैं एग्जांपल बताऊं इस तरह, देखिए बेटा यहां पे इस बंदे के हाथ में है पानी का गिलास। अब ये पानी के गिलास को इस तरह रोटेट करेगा, देखिए बेटा, पानी, ग्लास और बकेट, देखिए बेटा जब ये रिवॉल्व करेगा, हाँ बिल्कुल, क्या ये पानी गिर रहा है? नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल बैलेंस में है, तब ये नहीं गिरेगा। देखिए बेटा यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं वही बात, जब भी मैं सिटिंग के से इसको बेटा घुमा रहा हूं, उस दैट मीन्स ये सिटिंग इसको चाहती है कि अंदर ही रखना, बट साथ ही एक और फोर्स वजूद में खुद ही आता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस में है, और यहां पे बैलेंस में है, तब ये बेटा ना यहां की ओर जाएगा ना बाहर की ओर जाएगा, और बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, बट सिटिंग उसको सेंटर की तरफ यहां से ये खींचती जाएगी, यहां की ओर नहीं जाएगा, ये यहां की ओर नहीं जाएगा। देखो बेटा, ठीक है, तो यहां पे सेंटर की ओर और यहां पे या बाहर, सेंटर से बाहर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। इसी तरह बकेट को भी ये अगर रिवॉल्व कराएंगे, इसमें पानी है बेटा, और ये जब कंटिन्यूअसली इस तरह रोट यहां से रिवॉल्व कराएगा इसको, तो दैट मींस वहां पे बेटा पानी नहीं गिरता है, क्योंकि बैलेंस में रहते हैं। और कुछ अच्छी खासी स्पीड देनी है, ज्यादा नहीं, मींस अच्छी खासी स्पीड देनी है, और ये नहीं गिरेगा पानी, देख बेटा। तो इसी तरह प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ अटेन करता है, तब यही बच्चा हो जाता है, डन। अब इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट डिसाइड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जहां पे अच्छा खासा ग्रेविटेशनल पुल है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यही डिसाइड करता है प्लैनेट को मून। एक फैक्टर ये है कि ये डिसाइड करता है प्लैनेट को मून होगी कि नहीं। जैसे बेटा यहां पे आप समझो, सिंस देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक मरकरी एंड वीनस, मरकरी और वीनस में मून नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि मरकरी का और वीनस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो कम है एज कंपेयर, क्योंकि नियरेस्ट है ना मून, ये सन के जब ये नियरेस्ट हैं, तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम पड़ता है उनको रिवॉल्व कराने के लिए, क्योंकि अगर कोई मून वहां पे होती, वो खींचती जाएगी टुवर्ड्स द सन,
वो कोलैप्स हो जाएगी और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इनका कम पड़ता है क्योंकि इनका मास कम है और ये नजदीक है यहां पे सन के, वहां पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। इसीलिए बेटा याद रखना, मरकरी और वीनस में यहां से मून नहीं है, एंड दीज प्लैनेट्स these are in close proximity to that of sun, therefore these planets do not have satellite or moon। इनमें सैटेलाइट और मून नहीं है, वरना अगर जहां पे ये जो अर्थ है, देखो अर्थ थोड़ा दूर है तो दैट मीन्स उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस सन का इस पे जितना कि मरकरी वीनस पे पड़ता है। इसलिए बेटा याद रखना, मरकरी वीनस में यहां से सैटेलाइट नहीं है क्योंकि इसका एक तो मास भी कम है और दूसरा इनका मास भी कम है एज कंपेयर टू अर्थ, और दूसरा ये नजदीक भी है सन के। इसलिए बेटा याद रखना, दिमाग में बात बिठा के रखना, इनका यहां पे सैटेलाइट, यहां पे मून नहीं होती है। चलिए बेटा, हाँ अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको रिवॉल्व कराने के लिए भी ग्रेविटेशन फोर्स ही चाहिए ना। तो हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है या वेदर सैटेलाइट्स है, हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं बारिश कब होगी, स्नोफॉल कब होगा, ये सैटेलाइट की हेल्प से ही हो जाता है। और उन सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में हम घुमा रहे हैं, अर्थ की ऑर्बिट में हम घुमाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली बेटा ये इस अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड दिस यहां पे सैटेलाइट, इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है उसकी वजह से बेटा ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो दैट मीन्स कहने का मकसद क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट में घुमाने के लिए। चलिए बेटा, हाँ अब अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा खासा है और यही रेस्पॉन्सिबल है बेटा एटमॉस्फेयर को होल्ड करने के लिए। द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, द वेरियस गैसेस forming atmosphere forming atmosphere are bound to the earth due to the gravitational pull of earth। तो जो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, वो टुवर्ड्स द अर्थ ही रहती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर होल्ड रहता है टुवर्ड्स अर्थ। मून पे इसीलिए एटमॉस्फेयर नहीं होता है क्योंकि मून का मास बेटा कम है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा नहीं बनता है, क्योंकि मैंने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और अर्थ का अच्छा खासा मास है 10⁻24 अप्रॉक्स 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। तो मून का है 10⁻22, बट वो कम पड़ता है एज कंपेयर टू यहां से अर्थ, इसलिए अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। याद रखना बेटा, ये बात दिमाग में बिठा के रखना, मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स मून का कम है, वो उतना नहीं, यहां से ज्यादा, उतना ज्यादा नहीं है जो कि एटमॉस्फेयर को होल्ड कर पाए। तो यहां पे जो रेनफॉल और स्नोफॉल जो है, जो रेनफॉल और स्नोफॉल होता है वो भी टुवर्ड्स अर्थ होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी चीज नीचे गिरने के लिए नीचे तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और रेन हो या स्नोफॉल हो बेटा, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा एग्जर्ट होता है, तब ही बच्चा ये और जो रेन या स्नो है वो नीचे की ओर आ जाता है। अब और एक बात, यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स बनती हैं ओशन में। सर ये टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, पानी जो सी में होता है वो ऊपर नीचे आ जाता है। जैसे यहां पे बेटा बिल्कुल पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करके ही रहेंगे। यहां पे बच्चा, यहां पे इस तरह देखिए बेटा, राइज एंड फॉल हो रहा है, पानी ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है वापस, इसी को बेटा हम बोलते हैं टाइड्स। यहां पे ऊपर आ रहा है फिर नीचे, इसको बेटा हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? टाइड्स। अब तीन चीजें यहां पे हैं, वेव बनती है ओशन में, टाइड बनती है ओशन में, और यहां पे बच्चा, यहां पे देखो इस तरह, अभी एक्सप्लेन भी हम करेंगे, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा वेव क्या होती है। ओशन में वेव बनती है, ओशन में बेटा यहां पे टाइड्स बनती है, और ओशन में सुनामी भी आती है। इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चा, वेव जब जो ये हवा है ना, ये पानी के ऊपर से निकलता है और उसको बेटा फोर्स अप्लाई करके वेव्स बनाता है, हवा से वेव्स बनती है। और वो सपोज डल लेक में वेव्स बनेगी, वहां पे ये जो टाइड्स नहीं आती, क्यों नहीं आती हैं वो मैं समझाऊंगा अभी, क्योंकि वो जो वाटर बॉडी है ना वो उतनी बड़ी वाटर बॉडी नहीं है एज कंपेयर टू ओशन, ठीक है।
क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। तो वेव क्या है? वेव हवा से बनती है, हवा से फोर्स अप्लाई होता है यहां पे पानी पे, तो ये पानी बेटा वाइब्रेट हो जाता है। जैसे हवा अगर सपोज जमीन के ऊपर चलती है, उस वक्त भी मिट्टी बेटा जो है ना इधर उधर हो जाती है, मोशन में जाती है, इस पे मिट्टी जो भी चीजें होंगी। इसी तरह हवा जो ऊपर चलता है पानी पे, और उस वक्त भी पानी वाइब्रेट होता है, दैट्स कॉल्ड वेव। अब टाइड्स क्या होती है? टाइड्स बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, मतलब कि मोस्टली मून ही रेस्पॉन्सिबल है। तो मून बेटा इस पानी को अपनी ओर खींचता है। किस तरह खींचता है अभी समझेंगे। तो दैट मीन्स अगर कोई बोलेगा टाइड क्या होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। कुछ कंट्रीब्यूशन सन की भी है, बट ज्यादा मून की कंट्रीब्यूशन है इस पानी को ऊपर नीचे लेने के लिए। और सुनामी, तीसरा क्या है? सुनामी। सुनामी बेटा यहां पे जब अर्थक्वेक आता है समंदर में, पानी फिर ऊपर जाता है, तो उसको बेटा हम बोलते हैं सुनामी। तो वेव अलग है, टाइड अलग है, और सुनामी बच्चा अलग है। ठीक है, अब देखो, तो यहां पे ये जो टाइड्स आती है ना, ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। मून कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती है ना, ये अर्थ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और मून अर्थ के यहां से अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इस तरह देखो बेटा, पानी खींचता यहां जाता है टुवर्ड्स द मून, पानी खींचता जाता है टुवर्ड्स द मून, और इसी को बच्चा हम नाम देते हैं, इसी को बेटा हम नाम देते हैं टाइड्स। इसी को हम नाम क्या देते हैं? टाइड्स। देखिए बेटा, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम समझेंगे। देख बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब यहां पे जब अर्थ बेटा इस मून को अपनी तरफ खींचती है, तो मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी ना, बट मून का मास ज्यादा है। मून का मास अप्रोक्स 10⁻24 kg अराउंड है इसका मास, और इसका मास है 10⁻22। 1 0 करने से या 1 0 ऐड करने से मतलब कि नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा यहां पे, 10⁻22 kg। अब जब ये अर्थ इस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करती है, उसकी वजह से ये रिवॉल्व होता है, फिर मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचनी चाहिए ना, बट वैसा नहीं होता है, क्योंकि यहां से अर्थ का मास क्या है? बहुत ज्यादा, इसलिए बेटा ये नहीं खींच पाता है। बट हां, इस अर्थ पे बेटा जो ये पानी होता है ना, पानी को ये अपनी तरफ खींच पाता है, क्योंकि पानी होता है बेटा फ्री टू फ्लो। पानी क्या होता है? फ्री टू फ्लो। उसकी वजह से बेटा ये जो मून है, ये इस पानी को अपनी तरफ खींच पाता है। और जब भी कोई चीज रिवॉल्व होगा ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सर्ट हो जाता है, और ये नॉर्मली जो या अर्थ पे जो पानी है वो जब थोड़ा बल्जड रहता है, बट जब मून यहां पे इसको यहां इस तरह अपनी तरफ खींचती है, ये बल्जड वाला पार्ट मून की तरफ जाता है और आ जाती है बेटा हाई टाइड, और इसमें भी थोड़ा बहुत पानी ऊपर ही रहता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसकी वजह से बेटा यहां पे भी हाई टाइड बनती है। पर यहां पे याद रखना, ये जो मून है ये इसको अपनी तरफ खींचती है, फिर जब ये मून रिवॉल्व होती है अराउंड द अर्थ, फिर यहां पे जब ये मून यहां तक पहुंचेगी, फिर यहां पे लो टाइड आएगी, यहां पे हाई टाइड आएगी, फिर यहां पे जब मून पहुंचेगी, यहां पे हाई टाइड आएगी, यहां पे लो टाइड आएगी, फिर जब यहां पे मून पहुंचेगी, यहां पे लो टाइड, यहां पे हाई टाइड, मींस कि पानी चिपक जाएगा इस तरह, और ये बल्जड रहता है इस तरह। तो यहां पे मून की वजह से ही बेटा क्या टाइड्स आ जाती हैं। और अगर यहां पे अब सन भी रखेंगे, कभी कभार यहां पे सन मीन जिसको हम बोलेंगे सोलर इक्लिप्स, सन मून एक ही यहां से लाइन में, उस वक्त बेटा ओशन में ज्यादा हाई टाइड बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि ये जो हेल्प करता है सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये इसको अपनी तरफ खींच पाता है इस पानी को, अर्थ को नहीं, क्योंकि अर्थ इज रिजिड बॉडी, बट पानी जो है वाटर इज फ्री टू फ्लो, इसलिए बेटा पानी वहां की ओर जाता है। तो ये कंटिन्यूअसली यहां पे जब पानी यहां की ओर जाएगा, यहां से चिपक जाएगा, यहां से बेटा लो टाइड्स आ जाएगी, और यहां से बच्चा हाई टाइड्स आ जाती है। बट रेस्पॉन्सिबल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। अब मैंने बोला सन क्यों नहीं है ज्यादा रेस्पॉन्सिबल? क्योंकि बच्चा सन जो है ना वो बहुत दूर है ना, सन बहुत दूर है अर्थ से, इसलिए बेटा ज्यादा डिस्टेंस से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाता है इस पानी पे जो अर्थ पे है, एज कंपेयर टू बेटा मून। इसलिए बेटा यहां पे लिखा है टाइड्स इन ओशन आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड वाटर, मून एंड वाटर इन ओशंस। अब ओशन सी में आता है,
छोटे छोटे जो पॉन्ड्स वगैरह में क्यों नहीं आता है? उनमें भी आता है, बट बहुत कम, वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, वो हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वाटर बॉडी छोटी है। जब वाटर बॉडी, उतना पानी वहां पे नहीं है, मास कम बनता है, तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स भी कम बन जाएगा। छोटे छोटे यहां से वाटर पॉन्ड्स में या लेक्स में, छोटे छोटे लेक्स में, वहां पे बेटा इसलिए हाई टाइड्स, यहाँ पे टाइड्स नहीं आती हैं, इसलिए बेटा ये टाइड समंदर में ही आती है, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा है। ये बेटा इंपॉर्टेंस है, तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और ये टाइड्स है ना, ये टाइड्स हम यूज करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। आगे आप बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना भी है आपको, ठीक है। तो ग्रेविटी यहां से टाइड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते हैं हम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हम करते हैं। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंस है। क्या क्या मैंने बोला इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बेटा, तो यहां पे जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे बच्चा हमने बोला ये जो ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही डिसाइड भी कर पाता है किसी प्लेनेट में मून है होगी कि नहीं, या सैटेलाइट होगा कि नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे होगा वहां पे ही बेटा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट बन जाएगा, अच्छा खासा बन जाएगा सिटरंगत का, तभी बेटा उसमें यहां पे मून या सैटेलाइट होगी। या जैसे मरकरी और वेनस में सैटेलाइट नहीं है, तो यहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से ही एटमॉस्फेयर रहता है टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बनता है, रेनफॉल स्नोफॉल होता है, और ये टाइड्स यहां पे बन जाती हैं। तो ये बेटा आपका रहा ये लेक्चर सेकंड। तो आपके साथ मुलाकात करेंगे लेक्चर थर्ड में, जो पूरा का पूरा बेटा न्यूमेरिकल सेशन ही होगा, जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। अब हम देखेंगे मून और अर्थ में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है, यहां से अर्थ और सन में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है। अगर हम 1 kg बॉडी हम डालेंगे नीचे की ओर, उनके दरमियान कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बेटा हम थर्ड लेक्चर में ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सेशन ही होगा। तब तक अल्लाह हाफिज।